नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेस टू परीक्षा चैनल पे। आज का ये सेशन है इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जहाँ से इंडियन पॉलिटी स्टार्ट होती है उसके हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग को देखेंगे कि इतिहास क्या रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का इतिहास कैसा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान। तो सारे एक्ट को हम इस सेशन में कवर करेंगे। 1773 से 1947 के बीच में जितने भी एक्ट पास किए गए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, उन सभी को हम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके फीचर है, इवन मेंस के लिए भी कुछ चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप अपने एंड पे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कुछ इस पे अगर मेंशन नहीं है और लिखा हो तो आप एक शॉर्ट नोट्स अपने एंड पे बना सकते हैं। अगर हम बात करें 72nd बीपीएससी हो, ये यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या 73rd बीपीएससी का अगर फाउंडेशन कोर्स आप कर रहे हैं, अगर आज से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए ये सेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें कि बीपीएससी को अगर ध्यान में बात कर रखें तो जीएस 2 में इंडियन पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आपके शॉर्ट आंसर राइटिंग में भी आपको एक्ट से पूछ लिया जाता है कि इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर को, इसके कोई भी एक्ट के बारे में, जैसे मान लेते हैं 1813 के चार्टर्ड एक्ट का सिग्निफिकेंस बताइए, उसका लिमिटेशन के साथ, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है शॉर्ट आंसर राइटिंग में आपसे पूछ सकता है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये आज हम सेशन को शुरू कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। शुरू करते हैं। और इसके बेस पे हम नेक्स्ट जब सेशन करेंगे होपफुली कल, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी 1773 से 1947 तक के बीच में जितने भी एक्ट पास किए गए हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, उन सभी का निचोड़ लेते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 MCQ, 40 से 50 MCQ हम सेलेक्ट करेंगे अपने एंड से, जिसको हम कि यूट्यूब पे ही जो है हम उसको सॉल्व कराएंगे। वो MCQ जो है वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें ना सारे कंसेप्ट का जो है एक निचोड़ रहेगा। सारे कंसेप्ट को कंबाइन करके हम स्टेटमेंट वाइज हो या फैक्ट वाइज हो, सब तरह के क्वेश्चन का मिक्सअप करके, जो कि बीपीएससी का ट्रेंड रहा हो या यूपीएससी की बात करें या स्टेट पीसीएस की बात करें तो ट्रेंड रहा है। यह जो सेशन है ये अदर एग्जाम जैसे कि वनडे एग्जाम हो गया, एसएससी सीजीएल हो गए, बिहार एसएससी सीजीएल हो गए, रेलवे हो गए, उन सभी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है इस सेशन को पूरा ज़रूर देखिए। और इस सेशन का में जितने भी चीज़ें आपको बताई जा रही है आप अपने इन पे नोट डाउन ज़रूर कीजिए, तो कि आपको रिवीजन में पर्पस पे काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। हम चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज शुरू कर रहे हैं हम। आज के इस लेक्चर में हम कंपनी रूल को मतलब कि स्टार्ट करेंगे, और कंपनी रूल को शुरू से लेकर 1773 से लेकर 1858 के बीच में जितने भी एक्ट और चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट पास किए गए हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है कंपनी रूल जब स्टार्ट हुआ तो रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले पास किया गया, जो कि 1773 में पास किया गया। क्या हुआ कि जब जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब प्लासी का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, तो उसके बाद क्या हुआ ना कि वहाँ के जो कंपनी के अंदर में जो भी ऑफिसर थे, जो भी मतलब ऑफिशियल थे, वो काफ़ी करप्ट हो चुके थे, करप्शन में इतने लीन हो चुके थे कि कंपनी पर वो प्रॉपर ध्यान नहीं देते थे, ना ही उस टेरिटरी पे उतना उनका ध्यान जाता था। और सेम उसी टाइम में एक बंगाल में फेमाइन भी आ गया, जो इस चीज़ को और एग्रेवेट कर दिया, सिचुएशन को और वर्स से वर्सन कर दिया, मतलब बद से बदतर कर दिया, जिसके वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जो है पूरी तरह से, मतलब स्थिति जो है फाइनेंशियल, अगर बात करें फाइनेंशियल क्राइसिस एक तरह से आ गई थी। तो वो जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास गए। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा कि हम ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने एंड से रेगुलेट करेगा। और ये सी रेगुलेट करने के दरमियान उन्होंने पहला जो एक्ट पास किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप 1773 की, तो यह जो है पहला स्टेप है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लिया गया था, जिसके तहत उन्होंने कंट्रोल और कंपनी के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया में, उस कंपनी के जो भी अफेयर्स थे उसको कंट्रोल और रेगुलेट करना उन्होंने स्टार्ट किया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में जो भी अफेयर है, मैटर थे, कॉमर्शियल मैटर हो या पॉलिटिकल मैटर हो, सबको कंट्रोल और रेगुलेट करना उन्होंने स्टार्ट किया। पहली बार जो है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है कंपनी का
रिकॉग्नाइज किया गया कि कंपनी का पॉलिटिकल फंक्शन क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या होगा, इसको रिकॉग्नाइज किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट पास किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत। आगे बात करें कि फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का भी फाउंडेशन मतलब कि इस एक्ट के तहत रखा गया। और यह एक्ट जो है पहला स्टेप है, सॉरी यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, सेंट्रलाइजेशन होगा। सेंट्रलाइजेशन का ये पहला स्टेप है। डिसेंट्रलाइजेशन जब हम 1858 के बाद जब 1861 में जाएंगे, जब इंडियंस का पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश जो भी गवर्नमेंट द्वारा एग्जीक्यूटिव में या लेजिस्लेटिव में, तब वहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन का पावर जो है वो स्टार्ट हुआ था, डिसेंट्रलाइजेशन का स्टेप स्टार्ट हुआ था। पर यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो आपका यहाँ से सेंट्रलाइजेशन का जो है स्टेप लिया जाना शुरू हुआ। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो भी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये 3 प्रेसिडेंसी थे, तीनों जो है इंडिपेंडेंट थे, सबका लेजिस्लेटिव जो भी पावर था वो सब इंडिपेंडेंट अपने इन पे डिसीजन लेते थे। पर इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो भी गवर्नर ऑफ बंगाल थे, जो कि केवल एक जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल थे वैसे मद्रास के भी गवर्नर थे, वैसे बॉम्बे के भी गवर्नर थे, सब इंडिपेंडेंट थे। पर इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, मतलब कि जो डिजिग्नेशन है उसको चेंज कर दिया गया। और इनको असिस्ट करने के लिए, इनको हेल्प करने के लिए एक काउंसिल बनाया गया जिसका नाम था एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, इसमें 4 मेंबर थे और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता था, दूसरा भी नाम था, उसको कहा जाता है काउंसिल ऑफ 4। इस 4 मेंबर के काउंसिल को एक काउंसिल ऑफ 4 भी कहा जाता है। इनका मेन काम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हेल्प करना, असिस्ट करना। पहला अगर बात करें पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हुए तो वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। अगर पहला गवर्नर ऑफ बंगाल की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव थे। इसके बाद है कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट बना दिया, मतलब कि पहले जो इक्वल लेवल पे थे उनको आज के टाइम में क्या कर दिया, इस एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, इस एक्ट के तहत उनको सबऑर्डिनेट कर दिया और इन दोनों बॉम्बे और मद्रास के ऊपर जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पोजीशन रख दिया गया। उसके बाद इस एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया 1774 में, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। और पहला जो चीफ जस्टिस थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस, उनका नाम था इलियाज इम्पे। इलियाज इम्पे, ये नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे पूछा भी गया है बीपीएससी में। तो इलियाज इम्पे जो है वो पहला चीफ जस्टिस थे जो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में। इस एक्ट के तहत यह प्रोविज़न रखा गया कि इस एक्ट के तहत कोई भी सर्वेंट जो कंपनीज के अंदर काम करते हैं वो किसी तरह का प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, ना ही वहाँ के जो नेटिव पीपुल थे वो उससे जो है ब्राइब लेंगे। मतलब कि एक तरह से ये करप्शन, जिस करप्शन का शिकार के वजह से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटस था, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, इनको ख़त्म करने के लिए, एक तरह से करप्शन को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए ये प्रोविज़न रखा गया कि कोई भी कंपनी के सर्वेंट जो है वो किसी तरह का प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे और ना ही किसी से जो है ब्राइब लेंगे। इसके बाद एक गवर्निंग बॉडी कंपनी का बनाया गया जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। इसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मेन काम है कि यहाँ पे जो भी मिलिट्री रिलेटेड हो या सिविल मैटर हो या रेवेन्यू रिलेटेड अफेयर्स है उन पे रिपोर्ट बनाना। रिपोर्ट बना के इनका काम था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो सबमिट करना, क्योंकि रेगुलेट करने का यह ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ही क्रिएट किया हुआ बॉडी था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि उसका काम ही था यहाँ पे जो भी अफेयर हो रहे हैं, चाहे वो बात करें रेवेन्यू रिलेटेड मैटर हो या सिविल मैटर हो या मिलिट्री मैटर हो, उन सभी का रिपोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष रखना ताकि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उस पर प्रॉपर रेगुलेशन अपना नज़र रख सके, रेगुलेशन अपना बनाए रखे। यहाँ से जो है इंडिया पे पहली बार जो है ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल जो है स्टार्ट हुआ रेगुलेटिंग एक्ट से। अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट का लिमिटेशन की, तो देखिए लिमिटेशन रेगुलेटिंग एक्ट का क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट का पावर को इसमें डिफाइन नहीं किया गया। जिस सुप्रीम कोर्ट का तो इस्टेब्लिशमेंट तो हो चुका था
1774 में, लेकिन उनका पावर क्या है, उनका जुरिडिक्शन कितना है, क्या वो गवर्नर जनरल को इंटरफेयर कर सकते हैं, क्या गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए बातों को इंटरफेयर कर सकते हैं। तो देखिए इससे क्लैश होना स्टार्ट हो गया, गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्लैश होने लगा क्योंकि जुरिडिक्शन का ओवरलैप होने लगता था। तो ये एक इसका लिमिटेशन भी था। उसका गवर्नर जनरल जो है इतना पावरफुल नहीं बना इसमें थे, डिसीजन जो है वो किसके थ्रू लिया जाता था, तो जो काउंसिल, अगर मान लेते हैं 4 मेंबर का काउंसिल था, तो जब भी डिसीजन लिया जाता था वो मेजोरिटी के तहत ही लिया जाता था। जो 4 मेंबर हुआ, गवर्नर जनरल 5 मेंबर का बॉडी हुआ, इन सभी में जो डिसीजन मेजोरिटी में होते थे तब जाकर वो डिसीजन लिया जाता था। तो इसमें जो है गवर्नर जनरल को उतना पावरफुल नहीं बताया गया क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो है मेजोरिटी बेस्ड था। उसके बाद करप्शन जो है, यह एक्ट को लाया गया ताकि हम जो है करप्शन को कर्व कर सके, करप्शन को कम कर सके। बट इस एक्ट के तहत भी जो है करप्शन मतलब कि पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, करप्शन जो है कंटिन्यूड नहीं रहा। तो ये हो गया। अब क्या हुआ कि इसके बाद जो है ना कुछ जो क्लैश होना स्टार्ट हो गया। मान लेते हैं कि आपका ये सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस हो गए और गवर्नर जनरल के बीच में जो क्लैश होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से फंक्शन, कोई भी स्मूथ फंक्शनिंग जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो, पॉलिटिकल मैटर हो, इस सब में इशू आने लगे। जिसके वजह से क्या हुआ कि एक अमेंडिंग एक्ट लाया गया 1781 में, एक अमेंडिंग एक्ट लाया गया। इस अमेंडिंग एक्ट का मेन पर्पस क्या था, इसका मेन पर्पस था, इसको जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास किया था क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को जब इसके बारे में जानकारी लगा कि क्लैश होने लगा तो उन्होंने एक एक्ट पास किया, अमेंडिंग एक्ट 1781, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। इसका मेन पर्पस था टू रेक्टिफाई द लूप होल्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, उसमें जितने भी लूप होल्स थे, उसमें जितने भी वीकनेस था, उसको ठीक करने के लिए एक अमेंडिंग एक्ट लाया गया। इसमें क्या हुआ, फॉर ऑफिशियल एक्शन, इसमें जो है फॉर ऑफिशियल एक्शन मतलब कोई भी ऑफिशियल, अगर आप ऑफिशियल वे पे अगर डिसीजन ले रहे हैं, जैसे कि गवर्नर जनरल ले लें या काउंसिल ले लें या फिर कोई ऑफिशियल एक्शन कर रहे हैं कोई भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल, तो उस केस में जो है उनको सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर रखा गया। मतलब कि आप एक तरह से समझिए कि एक कंपनी का जो ऑफिशियल जितने भी मैटर, रिलेटेड मैटर है, उस पर अगर कोई डिसीजन होता है तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से वो हम बाहर कर दिया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट का दखल अंदाजी नहीं हो सकता है। यही जो है 1773 में एक क्लियर नहीं था बाउंड्री कि कितना जुरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, कितना में गवर्नर जनरल का लिमिटेशन है, एक बाउंड्री क्लियर नहीं था। पर एक्ट ऑफ 1781 में वो बाउंड्री को क्लियर किया गया। उसके बाद बात करें कि एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर फ्रॉम, इसमें जो है रेवेन्यू रिलेटेड मैटर को भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर किया गया। और पर्सनल लॉ को भी रिकॉग्नाइज किया गया कि हिंदू लॉ जो है, मान लेते हैं जैसे हिंदू लॉ, हिंदू जो है वह हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होगा। ठीक है, और मुस्लिम जो है वो आपका मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होगा। तो ये भी इसमें प्रोविजन रखा गया। ठीक है, पर्सनल लॉ रिकॉग्नाइज किया। प्रोविंशियल कोर्ट्स को भी इसमें प्रोटेक्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो अथॉरिटी है वो प्रोविंशियल कोर्ट पे एक तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। जुडिशियल इंटरफेरेंस, एक तरह से इसका मेन था कि जुडिशियल इंटरफेरेंस जो हो रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको कम करना, उसको रेस्ट्रिक्ट करना, उसको एक तरह से, ताकि जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो और स्मूथ हो सके। तो एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ चलाने के लिए जो जुडिशियल इंटरफेरेंस है उसको कम किया गया। अगर लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन में क्या है, कंपनी जो है अभी भी एक तरह से कमर्शियल तरह से काम करती थी। कंपनी जो है वह एक कमर्शियल बॉडी था, मतलब कंपनी जो है अभी भी कमर्शियल था। पार्लियामेंट्री का कंट्रोल जो है वो अभी भी काफ़ी मतलब एक तरह से वीक था। करप्शन जो है अभी भी करप्शन था, करप्शन जो है वो रिमेंड, अभी भी करप्शन जो है वो अभी मौजूद था। कोई नो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, नो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन,
ये सब जो है लिमिटेशन है, ये सब जो है आपको जब मेंस में जब आप लिखिएगा सिग्निफिकेंस में अगर आपको लिमिटेशन बताना हो तो ये सब पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं। इंडियंस को जो है अभी बाहर रखा गया, इंडियंस जो है अगर बात करें इंडियंस वो एक्सक्लूडेड है अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन से, तो ये सब इसके कुछ लिमिटेशन है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या रहा है कि जो भी रेगुलेटिंग एक्ट का डिफेक्ट था उसको सॉल्व करना था। रिलेशनशिप जो है एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के अगर सिग्निफिकेंस की बात करें कि इसका क्या महत्व है, तो इसका महत्व है सॉल्व द डिफेक्ट्स ऑफ क्या हुआ डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के जो डिफेक्ट्स है उसको सॉल्व करना, और उसके बाद है कि आपका इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो ये उसका कुछ सिग्निफिकेंस है। अगर बात करें आगे तो अगला जो एक्ट पास किया गया था वो था पिट्स इंडिया एक्ट। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट एक तरह से फेल हो गया, उसको ठीक करने के लिए अमेंडिंग एक्ट लाया गया। गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहता था कि पॉलिटिकल कंट्रोल और ज़्यादा हो हमारा, तो पॉलिटिकल कंट्रोल और ज़्यादा, तो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पे वो तो उनका नाम था विलियम पिट। उन्होंने एक एक्ट लाया जिसके नाम पे उन्हीं के नाम पे ये एक्ट का नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। अब क्या है ना कि इससे पहले की अगर बात करें हम 1773 से लेकर 1784 तक, तो कंपनी का कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन में मतलब कि एक तरह से क्लियर कट नहीं था, डिस्टिंग्विश किया हुआ नहीं था कि ये आपका पॉलिटिकल फंक्शन है, ये आपका कमर्शियल फंक्शन है। इस तरह की चीज़ों का पहले से प्रोविज़न नहीं था। उसके बाद है कि पॉलिटिकल कंट्रोल जो है इस एक्ट के तहत रखा गया कि पॉलिटिकल कंट्रोल को जो है वो क्राउन के अंतर्गत लाया जाए, कमर्शियल वर्क जो है वो कंपनी द्वारा किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को और भी बेटर तरीके से किया जाए, इसलिए इसको लाया गया। अब इसमें क्या है ना कि इसमें पहली बार अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि पहली बार कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को सेपरेट कब किया गया, तो किस एक्ट के तहत किया गया था, तो वो था पहली बार पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन को अगर सेपरेट किया गया तो वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया। इसके तहत एक डुअल कंट्रोल मतलब डुअल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिश किया गया। अब डुअल गवर्नमेंट क्या हुआ, तो देखिए पहले क्या था ना कि एक गवर्नर जनरल था, उनको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ होते थे जिसमें 4 मेंबर होते थे जिनको काउंसिल ऑफ 4 भी कहा जाता था। तो अब क्या हुआ ना पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक बॉडी और क्रिएट किया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ऑलरेडी पहले से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ही, अब एक बॉडी को और क्रिएट किया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो क्या देखते थे, तो कमर्शियल मैटर। अब देखिए इसको याद करिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सी से कोर्ट, सी से कमर्शियल, ऐसे याद रखिएगा। कमर्शियल जो भी अफेयर है, कमर्शियल रिलेटेड मैटर है, उसको कौन डील करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा डील किया जाएगा। अगर पॉलिटिकल मैटर की बात आएगा तो उसको जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा डील किया जाएगा। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जब हम क्या हुआ क्रिएट किया गया तो ये एक 6 मेंबर बॉडी था। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को 6 मेंबर बॉडी बनाया गया जिसमें कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो है रिप्रेजेंटेशन, इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था। तो यहाँ से जो है आपका कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन, क्योंकि 2 बॉडी अलग अलग कर दिया, डेट्स वाई कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन भी एक तरह से सेपरेट हो गया, क्योंकि बॉडी ही अलग अलग हो गया। एक कमर्शियल के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और पॉलिटिकल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिप्रेजेंट किसको करेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिप्रेजेंट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। आगे बात करें कि इसके तहत जो कंपनी का टेरिटरी जो था, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटरी जो इंडिया में था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। यहाँ से क्या हुआ ना कि क्राउन जो है सुप्रीम होने लगा, क्राउन सुप्रीम होने लगा। डैट मीन्स कि जो भी कंपनी का टेरिटरी था वो ब्रिटिश इंडिया में उसको कहा गया कि ये ब्रिटिश पोजीशन के, ब्रिटिश के अंतर्गत ये आते हैं। तो डेट्स वाई क्राउन जो है एक तरह से अपने आप को सुप्रीम करने लगा, अपना जो इफेक्टिव कंट्रोल है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने गेन करना स्टार्ट कर दिया था। क्राउन बिकेम सुप्रीम
कंपनी के अफेयर और इसके एडमिनिस्ट्रेशन जो है कानून द्वारा डील किए जाते थे। कंपनी का जो पॉलिटिकल फंक्शन है उसको जो है डे बाय डे रिड्यूस कर दिया गया। कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शन को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। यहाँ पे क्या हुआ ना कि कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शन को रिड्यूस करने के साथ इस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल के जो पोजीशन है उसको और स्ट्रेंथन किया गया। और स्ट्रेंथन जैसे कि मान लेते 1773 में एक तो क्लैश होते थे चीफ सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल में, उसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करने के लिए क्या हुआ ना कि बहुत सारे जो ऑफिशियल मैटर थे उससे जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिडिक्शन से गवर्नर जनरल को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो वहाँ से गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई और पिट्स इंडिया एक्ट में इस गवर्नर जनरल के पोस्ट को और स्ट्रेंथन किया गया, इसको और अथॉरिटी दिया गया। और जो भी इनके सबॉर्डिनेट थे, जैसे बंगाल के सबॉर्डिनेट कौन थे, मद्रास और बॉम्बे, इनको और इनके ऊपर जो है उनके वर्चस्व को और बढ़ा दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें तो ये हो गया आपका पिट्स इंडिया एक्ट। अगर इसमें जो है बॉम्बे और मद्रास के ऊपर जो है कंट्रोल और बढ़ा दिया गया। इंडियन टेरिटरी को ब्रिटिश पोजीशन माना गया, ठीक है। लिमिटेशन की बात करें तो डुअल गवर्नमेंट की वजह से जो है काफ़ी डिले होते थे, क्योंकि अब देखिए एक तरह से अगर एक ही सिंगल बॉडी है, अगर वो चीज़ें प्रॉपर वे में कर रही है तो वो क्या ना कि वन वे में चीज़ें ईजिली वे में कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। अगर डुअल गवर्नमेंट है तो उसके वजह से डिले होने के चांसेस बढ़ जाते। सॉरी, अगर बात करें डुअल अथॉरिटी की वजह से कन्फ्यूजन भी होते थे कि कौन से अब जो चीज़ें हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा। कंपनी जो है स्टिल एग्जिस्ट कर रहा था। कंपनी का जो भी मैटर था एक एज ए कंपनी, वो कमर्शियल मैटर को, जो कमर्शियल अफेयर को है वो अभी भी देखती थी। इंडियंस का अभी भी रिप्रेजेंटेशन को इंक्लूड नहीं किया गया था, इंडियंस का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ना ही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का भी अभी तक फॉर्मेशन हुआ था। गवर्नर जनरल जो है अभी भी काउंसिल के मतलब मेजॉरिटी वाले जो डिसीजन थे उस पर अभी भी डिपेंडेंट थे। अभी भी उनको जो है ओवर राइडिंग पावर नहीं दिया गया था कि काउंसिल के ऊपर स्पेशल केसेस में उनको ओवर राइडिंग पावर दिया जाए। अगर इसके बात करें सिग्निफिकेंस की, तो सिग्निफिकेंस क्या हुआ अगर हम बात करें पिट्स इंडिया एक्ट का सिग्निफिकेंस का, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि क्राउन जो है वह रियल पॉलिटिकल अथॉरिटी बना दिया गया। क्राउन रियल पॉलिटिकल अथॉरिटी, क्राउन को रियल पॉलिटिकल अथॉरिटी बना दिया गया। ब्रिटिश क्राउन का इफेक्टिव कंट्रोल स्टार्ट हो गया एक तरह से। ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल जो है इंडिया पे वो प्रॉपर वे में स्टार्ट हो गया था, क्योंकि बोला गया था कि ब्रिटिश पोजीशन के अंतर्गत आ गए। कंपनी जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमर्शियल एजेंसी एक तरह से बन गया था पूरी तरीके से। तो ये आपका हो गया पिट्स इंडिया एक्ट। अब बात करते हैं एक्ट ऑफ 1786। देखिए एक छोटा सा एक्ट था, क्योंकि इससे पहले जो गवर्नर जनरल थे ऑफ बंगाल उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। अब इनके बाद जो गवर्नर जनरल बने उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया तो इनकी दो डिमांड थी, क्योंकि पहले के जो भी चीज़ें जो गवर्नर जनरल की जो पोजीशन थे वो वीक थे, कमज़ोर थे, उनको उतना पावर नहीं था डिसीजन मेकिंग में। तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने दो डिमांड रखा सरकार ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने कि मैं वहाँ पे एज अ गवर्नर जनरल तो जाऊँ, लेकिन मेरा क्या है ना कि एक दो डिमांड है। अब दो डिमांड क्या था कि एक तो कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नियुक्त किया गया, तो इन्होंने दो डिमांड किया। एक डिमांड किया कि जो स्पेशल केस की अगर बात करें वहाँ पे जो है काउंसिल के जो डिसीजन होंगे उसको ओवर राइडिंग पावर जो है गवर्नर जनरल को मिलना चाहिए। डैट मीन्स कि अगर काउंसिल ने ये डिसीजन दिया है तो उसको मतलब कि कोई डिसीजन दिया है, मान लेते हैं कोई उन्होंने फैसला लिया है, कोई डिसीजन लिया है, तो उस डिसीजन को रिजेक्ट करने का पावर जो है वो गवर्नर जनरल को था स्पेशल केस में। ये इसमें दिया गया इस एक्ट के तहत, एक्ट ऑफ 1786 के तहत। ये एक्ट ऑफ 1786 के तहत यह पावर जो है गवर्नर जनरल को दिया गया। यहीं पे बात करें, उन्होंने एक दूसरा डिमांड भी रखा था। उन्होंने कहा था कि गवर्नर जनरल ही जो है वो कमांडर इन चीफ होगा, मतलब कि मिलिट्री हेड जो होगा वो गवर्नर जनरल ही होगा। तो ये दोनों चीज़ों को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एग्री किया और इसके बाद जो है वो उन्होंने इसीलिए 1786 का एक्ट उन्होंने पास किया था। अगर हम बात करें इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव को इसका मेन जो मोटो रहा, सिग्निफिकेंस रहा, वो क्या हुआ कि मेन सिग्निफिकेंस इसका रहा कि एग्जीक्यूटिव को स्ट्रेंथन किया गया।
एग्जीक्यूटिव को मजबूती दिया गया, स्ट्रेंथन किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव जो डेडलॉक हो रहे थे उसको कम करने की कोशिश की गई। ठीक है, अब है चार्टर एक्ट, इसके बाद पास किया गया। देखिए, जब से रेगुलेटिंग एक्ट जब पास हुआ था तो उसमें कहा गया था कि हर 20 साल पे जो है जो भी वहाँ पे अफेयर हुए हैं उसको जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको रिव्यू करेगा, फिर जो है आपको फर्दर जो है एक चार्टर आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाएगा। तो 1773 के बाद 20 साल बाद 1793 आता है, और 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर जो है उसको रिन्यू किया जाता है। कितने दिनों तक? तो अगले 20 साल तक जो है उसको दोबारा रिन्यू किया जाता है। बोला जाता है कि फिर 20 साल बाद जो है दोबारा से इसको क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, फिर बताया जाएगा कि यह फर्दर आगे एक्सटेंड होगा या चार्टर को चार्टर एक तरह से क्या होता है, लाइसेंस होता है कि आपको एक तरह से ट्रेडिंग करने का लाइसेंस दिया जाता है कंपनी को, तो उसी को चार्टर कहा जाता है। तो हर 20 साल के लिए दिया जाता था। इसमें क्या हुआ कि जो ओवरराइडिंग पावर आपको दिया गया था कॉर्नवालिस को, उस पावर को जो है आगे और बढ़ा दिया गया, मतलब कि उसको कंटिन्यू किया गया। गवर्नर जनरल को और पावरफुल बनाया गया पहले के कंपेरिजन में, और इनका जो है सबॉर्डिनेट जो भी प्रेसिडेंसी था उसके ऊपर जो है कंट्रोल जो है और बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल के पावर को बढ़ा दिया गया। इसके तहत जो है ट्रेड मोनोपोली को भी एक्सटेंड किया गया। कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था उसको भी बढ़ाया गया अगले 20 साल तक, कि ट्रेड मोनोपोली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रहेगा। उसके बाद बात करें कि इसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ था कि मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो भी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इस बॉडी को क्रिएट किया गया था जिसमें 6 मेंबर थे। इनके जो स्टाफ होते थे और इनके मेंबर होते थे, इनका जो पेमेंट था वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाने लगा। 1793 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर और उनके जो स्टाफ है उनकी सैलरी और उनके जो भी रिलेटेड पेमेंट थी वो सब इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाने लगा। तो ये इसके एक बहुत ही एक तरह से यहीं से ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है स्टार्ट हुआ था, जो इंडिया का ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठा है, अब वहाँ जो है एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वो मेंबर है, टैक्स वाई उनको जो है इंडियन रेवेन्यू से पैसा पेमेंट किया जाएगा। तो ये एक ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक एग्जाम्पल यहीं से स्टार्ट देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं चार्टर एक्ट की। अब देखिए, अगर इसमें हम बात करें कि 1793 की अगर लिमिटेशन की बात करें तो कंपनी जो है अभी भी कॉमर्शियल जो है एक तरह से कॉमर्शियल उसका मोनोपोली अभी भी था। कोई भी इंडियन पार्टिसिपेशन को अभी तक एक्सपेंड नहीं किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म भी नहीं किया गया था, ना ही इसे किसी तरह का रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज जो है काफ़ी इसमें जो हुआ उसको कंसोलिडेट करने का प्रयास किया गया इस एक्ट के तहत। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुए, सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको और कंटिन्यू किया गया। मतलब कि सेंट्रलाइजेशन क्या है कि पावर एक सिंगल आदमी के पास जो है वो आ गया। जैसे कि बंगाल के पास बंगाल प्रेसिडेंसी जो है वो क्या है, उसके सबऑर्डिनेट हो गए मद्रास और बॉम्बे का। उसके बाद जो है नेक्स्ट चार्टर तो जो है वो कंपनी जो है उसको रिन्यू किया गया चार्टर को। आगे हम बात करते हैं 1813 के बारे में। चार्टर और एक्ट ऑफ 1813 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 1813 का 20 साल हो गया। 1793 से 20 साल अगर करेंगे तो 1813 अब फिर से इसलिए चार्टर आया। इस चार्टर में जो एक्सपायर हुए थे उसको इसमें फर्दर एक्सटेंड किया गया 1813 में। द चार्टर ग्रांटेड इन 1793 वो जो है 1813 में एक्सपायर हो गया। और यहाँ से जो है क्या हुआ, रिन्यू किया गया, रिन्यूड फॉर नेक्स्ट 20 ईयर। फिर से नेक्स्ट अगले 20 साल के लिए इसको रिन्यू किया गया। अब ये चार्टर लाने का मकसद ही यही था कि एक तो चार्टर का जो वैलिडिटी था वो टाइम पीरियड वो ख़त्म हो गया, इसलिए नया चार्टर तो लाना ही था। तो एक तो उस वजह से चार्टर आना था। दूसरा कारण था कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, तो ब्रिटिश जो मर्चेंट थे वहाँ पे जो ट्रेडर थे वो चाहते थे कि वो इंडिया में भी ट्रेड करें, उनको भी जो है फ्री ट्रेड का लाइसेंस दिया जाए जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। और इस वजह से ब्रिटिश मर्चेंट डिमांड कर रहे थे फ्री ट्रेड विथ इंडिया।
वहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरी थे वो भी डिमांड कर रहे थे कि वो भी इंडिया में जाए ताकि इंडियंस को इनलाइटन कर सके। वहाँ पे जो मिशन मिशनरी का जो भी उनके धर्म का जो भी बातें थी उसको और स्प्रेड करने के पर्पज़ से जो है क्रिश्चियन मिशनरी चाहते थे कि उसको इंडिया में एंट्री अलाउ किया जाए। पार्लियामेंट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें तो और भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में अपना कंट्रोल और बढ़ाना चाहते थे, इसलिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो है वो पास किया गया। अगर हम फीचर की बात करें तो इस चार्टर के तहत अगले 20 साल के लिए फिर से रिन्यू किया गया चार्टर। कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था उसको मतलब कि इंड कर दिया गया, मतलब कि एबोलिश नहीं किया गया, कम्प्लीटली एबोलिश नहीं हुआ, एक तरह से इंड हो गया, ख़त्म हुआ। बट मोनोपोली जो था वो टी के साथ और ट्रेड विद चाइना जो है वो अभी भी था। मतलब कि एक तरह से मोनोपोली का जो था, कंपनी का मोनोपोली, उसको ख़त्म किया गया। लेकिन अगर बात करें टी का और ट्रेड विद चाइना, ट्रेड विद चाइना, इसमें अभी भी जो है कंपनी का मोनोपोली अभी भी मेंटेन था। दैट्स वाई ये जो है कंप्लीटली एबोलिश नहीं किया गया था कंपनी का ट्रेड मोनोपोली। यहाँ पे पहली बार जो है ब्रिटिश क्राउन के सोवरेनिटी को असर्ट किया गया। माना गया कि जो भी इंडिया में कंपनी का टेरिटरी है वो ब्रिटिश क्राउन के सोवरेनिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी को भी अलाउ किया गया कि वो इंडिया में आ सके और इंडियंस को इनलाइटन कर सके, यहाँ पे लोगों को बता सके। उसके बाद अगर हम बात करें अगले प्रोविज़न की तो 1,00,000 रुपए का प्रोविज़न रखा गया। यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए पहली बार जो है 1,00,000 रुपए का प्रोविज़न रखा गया। ये याद रखिएगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में इसका प्रावधान रखा गया। यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को भी ऑथराइज़ किया गया कि वो टैक्स जो है लोगों पे लगा सके। अगर टैक्स अगर लगाए, अगर कोई भी टैक्स नहीं दे पा रहे तो उनको पेनल्टी भी लगाने का राइट जो है, अथॉरिटी जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दिया गया। पार्लियामेंट्री कंट्रोल को और बढ़ाया गया। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्रिश्चियन मिशनरी की अगर बात करें तो वो क्या करते थे ना कि उनको लीगल जब परमिशन मिला तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किए, प्रीच किए, और यहाँ पे स्कूल, चर्च और हॉस्पिटल जो है वो बनाए, जिससे कि काफ़ी सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला। एजुकेशन के प्रमोशन के लिए 1,00,000 रुपए पर ईयर जो है उसका रखा गया, ताकि इसका मेन पर्पज़ था वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना। अब क्या है ना कि इसका मेन जो अगर बात करें कि जैसे जैसे ब्रिटिश का पोजीशन बढ़ रहा था तो उन्हें भी जो मैन पावर की बढ़ रही थी, तो वो चाह रहे थे कि यहाँ इंडियंस को भी थोड़ा बहुत हम एजुकेट करें, ताकि जो है हम अपना जो भी बेसिक कंपनी का जो भी काम है उससे भी जो है उनका इंडियंस को भी एक तरह से इंक्लूड करके चीज़ों को मैनेज किया जा सके। तो ये वजह से भी वो थोड़ा बहुत जो है एजुकेशन पे फोकस करने लगे, ताकि जो है कुछ चीज़ें जो है वो इंडियंस भी अंडरस्टैंड करें, चीज़ों को समझे, इस वजह से। अगर हम बात करें कि ये सब जो इसके मेन फीचर है, ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया, और उसके बाद अगर मिशनरी जो है इंडिया में इंटर कर गए, एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट के सपोर्ट से एजुकेशन स्टार्ट होने लगे, पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है वो बढ़ गया, ब्रिटिश मर्चेंट भी जो है इंडिया में एंट्री कर गए क्योंकि मोनोपोली जो है वो ख़त्म हो गई थी, केवल टी और ट्रेड विद चाइना जो है वो कंटिन्यू था। तो ये आपका हो गया। अगर लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन कंपनी अभी भी रूल कर रही थी। इंडियंस के पास अभी भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, कोई भी इंस्टीट्यूशन का रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं था। मोनोपोली ऑफ चाइना ट्रेड जो है अभी भी मौजूद था। एजुकेशन फंड जो है वो काफ़ी कम था, ये भी 1,00,000 रुपए जो है वो एक मान लेते हैं इंडियंस को, अगर हम बात करें एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1,00,000 काफ़ी कम था अमाउंट। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स जो है वो नहीं किया गया। गवर्नर जनरल को अभी भी काफ़ी पावरफुल था। ये सब जो लिमिटेशन वाले जो पॉइंट है ये मेन सेंसर राइटिंग में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आगे बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो है ना ये एक ऐसा चार्टर है जिसको कहा जाता है कि ये फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन है। फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन के किस वजह से, यहाँ पे जो भी लेजिस्लेटिव पावर थे बॉम्बे और मद्रास के, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। अब पूरे ब्रिटिश जो टेरिटरी थे इंडिया में, उनके लिए केवल एक आदमी के, एक बॉडी के पास, प्रोविंस के पास लेजिस्लेटिव पावर था, वो था बंगाल के पास। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अगर बात करें कि फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, फर्स्ट स्टेप ऑफ
सेंट्रलाइजेशन, तो वो हो गया आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहीं पे बात करें फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, तो ये हो जाएगा आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम बात करें कि हिस्टोरी, अगर हम इसकी बात करें कि ये चार्टर एक्ट लाने का क्या, देखिए एक तो पहले तो 20 साल का जो टेन्योर था एक्सटेंशन का वो ख़त्म हो गया, डेट्स वाई इसको लाया गया, क्योंकि 1813 में कहा गया था कि अगले 20 साल में रिन्यू किया जाएगा, तो उसकी वजह से लाया गया। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को और एक्सपैंड करने के पर्पज़ से लाया गया। फ्री ट्रेड को डिमांड जो है पूरी तरीके से जो है एबॉलिश करने का डिमांड हो रहा था कि जो भी मोनोपोली था, चाहे चाइना के साथ हो या टी का हो, वो जो अभी तक मोनोपोली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को था केवल, उसको भी एबॉलिश करने का डिमांड होने लगा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जो है मतलब एक तरह से उसमें भी रिफॉर्म की डिमांड होने लगी, लॉ रिफॉर्म्स होने का डिमांड होने लगा, ज़रूरत पड़ने लगी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत पड़ने के लगी। तो इस सारे रीजन की वजह से जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 लाया गया। अब लाया गया तो इसके मेन फीचर्स की बात करें तो गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल थे उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? विलियम बेंटिक। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो भी विलियम बेंटिक। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम देखिए, अगर डेजिग्नेशन देखिए, उसके नॉमिनक्लेचर को देखिए, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मतलब कि पूरे जो इंडिया का गवर्नर जनरल उनको बना दिया गया, और इनको सारे सिविल और मिलिट्री पावर भी जो इनको दे दिया गया। यहाँ से जो है कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हुआ। बम्बे और मद्रास के जो है वो लेजिस्लेटिव पावर जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। अब पूरे इंटायरली ब्रिटिश इंडिया में जो है एक्सक्लूसिव अगर बात करें लेजिस्लेटिव पावर था वो किसके पास था? वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया। तो एक तरह से कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गया, सारे पावर जो है वो एक सिंगल बॉडी के पास चला गया। उसके नीचे जो है वो सारे बॉडी जो है सबऑर्डिनेट हो गए। बॉम्बे मद्रास जो कि पहले इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसी थे, इक्वल मतलब बंगाल के साथ अगर बात करें रिस्पेक्ट में बात करें तो तीनों इक्वल थे, सबको जो है एक तरह से लेजिस्लेटिव पावर ख़त्म कर दिया गया। केवल गवर्नर जनरल ही कानून बना सकते थे, एक सेंट्रल लेजिस्लेचर हो गया। कंपनी जो है कि मोनोपोली को कम्प्लीटली एंड कर दिया गया। कंपनी एक तरह से प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया। यहाँ से कंपनी का जो कमर्शियल एक तरह से अब बात कीजिए कि कंपनी का क्या मेन फंक्शन था, कि कमर्शियल एक्टिविटी में ज़्यादा जो है चीज़ों में वो इंगेज रहते थे। अब उनको जो है एक तरह से प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। कंपनी को कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करना है, ना कोई ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे मोनोपोली ख़त्म कर दिया गया और अदर कंपनी भी जो है यहाँ पे आके इंडिया में ट्रेड करना शुरू कर दिए। इस एक्ट के तहत जो है पहली बार एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया। किस लिए? तो लेजिस्लेटिव वर्क के लिए। लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव क्या होता है? लॉ मेकिंग, कानून बनाने वाली जो बॉडी होती है वो लेजिस्लेटिव होती है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? लॉ को इम्प्लीमेंट करना, कानून को इम्प्लीमेंट मतलब उपयोग में लाने वाली जो बॉडी होती है उसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। तो ये लॉ मेंबर को ऐड किया गया ताकि जो है लेजिस्लेटिव वर्क में हेल्प हो सके। तो पहला लॉ मेंबर नाम याद रखिएगा, ये इनका नाम था मैकाले, जो है थॉमस बेबिंगटन मैकाले है। आप केवल मैकाले याद रखिएगा, पहले लॉ मेंबर थे। इसमें अटेम्प्ट किया गया कि पहली बार जो है सिविल सर्वेंट का सिलेक्शन के लिए ओपन कंपटीशन का जो है प्रावधान किया जाए, ओपन कंपटीशन का इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि सिविल सर्वेंट का रिक्रूटमेंट हो सके। अटेम्प्ट किया गया, पर इसके तहत वो स्टार्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा इस चीज़ का अपोज कर दिया गया, इसलिए काफ़ी इसमें विवाद रहा, इसलिए इस चीज़ को मतलब एक्चुअल वे में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो ओपन कंपटीशन जो है वो सिविल सर्वेंट के सिलेक्शन के लिए वो एक तरह से इनकार कर दिया गया। अब बात करें इसमें तो लॉ मेंबर हो गए। पहला लॉ कमीशन जो है तो उसके चेयरमैन कौन थे? तो आपके कौन हुए? अगर लॉ कमीशन की बात करें कि लॉ कमीशन बनाया गया उसके पहले चेयरमैन कौन थे? तो मैकाले थे। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो हम बात करें लॉ कमीशन की, इसका लॉ कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था लॉ को कोडिफाई करना, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, मतलब जो भी लॉ होगा उसको एक तरह से कोडिफाई करना। और इसी को आगे चल के जो है इसी लॉ कमीशन पे जो है इंडियन IPC 1860 जो है वो लाया गया था।
तो ये हो गया आपका। स्लेवरी को भी इसमें हमने पढ़ा भी, सती प्रथा विलियम बेंटिक द्वारा। इस हम एक दूसरे लेक्चर में सारे गवर्नर जनरल को और गवर्नर जनरल जो भी है 1773 से लेकर 1947 तक सबका एक सिंगल वीडियो में हम उनके द्वारा किए गए जो जो स्टेप थे, उनके द्वारा क्या क्या एक्ट लाया गया, क्या क्या उनके द्वारा कार्य किया गया, उन सारे को हम एक सेपरेट वीडियो में हम कवर करेंगे। अब आगे का जो है फीचर जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया। अगर हम एक बार फीचर को रिवाइज करें तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है अगर बात करें तो विलियम बेंटिक हुए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। सेंट्रलाइजेशन एक फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का। कंपनी जो है वो अपना ट्रेडिंग एक तरह से ख़त्म कर दिया था। कंपनी एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया था कंपनी। और इसी जो एक्ट के तहत जो है लॉ कमीशन का फॉर्मेशन किया गया। पहले लॉ मेंबर जो इंट्रोड्यूस हुए उनका नाम था मैकाले, और लॉ कमीशन के चेयरमैन की बात किया जाए तो उनका भी नाम था मैकाले। उनका मेन काम क्या था लॉ कमीशन का? तो लॉ को कोडिफाई करना। उसके बाद सिविल सर्विस को थियोरेटिकल जो है ओपन किया गया, कि इनको एक तरह से लाया गया कि इंट्रोड्यूस किया गया कि ओपन एग्ज़ाम किया जाए सेंट्रल सिविल सर्वेंट को रिक्रूटमेंट के लिए। पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनके अपोज के बाद जो है इसको खारिज कर दिया गया। लिमिटेशन की बात करें तो इंडियन का अभी भी पूरी तरह से एक्सक्लूडेड था। इंडियंस का पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं था। सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो है वो लंदन में हो रहे थे, तो इंडियंस का पार्टिसिपेशन जो है बहुत मुश्किल होते थे। अब जिनके पास पैसा होगा वही तो वहाँ जाके एग्ज़ाम देंगे। इलेक्शन का अभी तक किसी तरह का कोई इलेक्शन ऐसा जिक्र नहीं हुआ था। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का भी कहीं पे डिस्कशन नहीं था। तो ये सब इसके कुछ लिमिटेशन है जो कि आपको मेंस एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको काफ़ी ये हेल्प करेगा। आगे हम बात करें, अगला है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। यह आज के लेक्चर का लास्ट चार्टर है, क्योंकि कंपनी रूल का भी ये लास्ट चार्टर है। यह लास्ट चार्टर जो है ग्रांट किया गया, पास किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इसमें जो है चार्टर को रिन्यू नहीं किया गया 20 साल के लिए। जैसे हर बार होता था ना कि 20 साल के लिए रिन्यू किया गया, अगले 20 साल बाद फिर से आपको बताया जाएगा कि यह चार्टर को कंटिन्यू आगे एक्सटेंड किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये लास्ट चार्टर था। इसमें बताया गया कि पार्लियामेंट जब तक चाहे तब तक इसको कंटिन्यू कर सकता है। डैट मीन्स कि या तो चाहे तो 100 साल, नहीं चाहे तो एक दिन भी नहीं। मतलब इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं था मेंशन, ना ही ऑब्लिगेशन था कि हमको इतना दिन इसको करना ही है। तो पार्लियामेंट के डिस्क्रिप्शन पे था, पार्लियामेंट की मर्जी पे था वो कितना दिन इसको कंटिन्यू कराना चाहते हैं। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया। मतलब कि अगर बात करें लॉ मेकिंग और लॉ का इम्प्लीमेंटेशन, लॉ मेकिंग और लॉ इम्प्लीमेंटेशन बॉडी को एक तरह से उनके द्वारा जो जो फंक्शन था, मेन फंक्शन, उनको सेपरेट कर दिया गया। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया गया। 1853 वाले चार्टर एक्ट्स के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल को और एक्सपेंड किया गया, इसमें एडिशनल मेंबर को ऐड किया गया। ओपन कंपटीशन जो पिछले चार्टर में डिनाई कर दिया गया था, वो ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस स्टार्ट किया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में। मैकाले कमेटी का गठन किया गया 1854 में, और इसका मेन पर्पस था ये कमेटी का कि इंडियन सिविल सर्विस का रिक्रूटमेंट कैसे होगा उसके बारे में रिकमेंडेशन देना। पहली बार जो है लोकल इंडियंस जो है एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ। लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया और आगरा से जो है 4 मेंबर को इंक्लूड किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव अगर इस चार्टर की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन को और इम्प्रूव करना था, लेजिस्लेचर को और क्या करना है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन से सेपरेट करना था। कुछ सिविल सर्विस रिफॉर्म भी करना था, जैसे कि जो पिछले चार्टर में रिजेक्ट हो गया था वो रिक्रूटमेंट के लिए सिविल सर्विस, अगर बात करें सिविल सर्विस में ओपन कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो उसको इसमें जो है रिफॉर्म करके इसमें लाया गया। ठीक है, आगे हम बात करें कि एक तरह से ये हो गया आपका चार्टर एक्ट। अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो अभी तक लिमिटेशन जो पहले के थे, इलेक्शन नहीं थे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अभी तक नहीं फॉर्म हुए थे, गवर्नर जनरल जो के पास जो है अभी तक ओवरराइडिंग पावर अभी भी थे, पार्लियामेंट जो है अल्टीमेट अथॉरिटी था, तो ये सब जो है इसके कुछ लिमिटेशन थे। सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ से जो मॉडर्न लेजिस्लेचर का स्टार्ट हुआ, कम्पिटिटिव सिविल सर्विस का भी स्टार्ट हुआ एक तरह से। यही जो के बेस पे जो है जब आगे हम पढ़ेंगे क्राउन रूल, जब 1857 का जो विद्रोह हुआ जिसके बाद से ब्रिटिश
जो गवर्नमेंट थी वो अंदर से एक तरह से हिल गई थी। उन्हें लगा था कि अगर हम प्रॉपर वे में अगर रेगुलेशन को पूरी तरीके से चीज़ें और मैंने बेटर वे में नहीं किए तो हम जो है यहाँ से हमको खाली करना पड़ेगा एक तरह से। तो उस वजह से जो है 1858 का कानून लाया गया और वहाँ से जो है एक तरह से कंपनी का रूल को ख़त्म करके क्राउन रूल को स्टार्ट किया गया। तो ये क्राउन रूल को हम अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। चार्टर एक्ट जो भी कंपनी का रूल था वहाँ तक हमने सबको देखा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पे भी अगर किसी तरह का आपको कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।